वेलकम टू अवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मनोविज्ञान की 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और वही आज तीसरी सीरीज़ में आज हम लोग मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मनोविज्ञान में बहुत सारे संप्रदाय हैं, आज उन्हीं संप्रदायों में हम लोग प्रकार्यवाद, संरचनावाद, साहचर्यवाद, व्यवहारवाद आदि जो अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं उनका और उनके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो पहला जो संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनलिज्म। तो इसके जो शिकागो में इसके जो प्रवर्तक हैं प्रमुख, वो थे जॉन ड्यूबी, एंजल और हार्वेकर। जॉन ड्यूबी, एंजल और हार्वेकर, ये है प्रकार्यवाद के जनक। और कोलंबिया में थे वो हैं विलियम जेम्स कैटल और थॉर्नडाइक महोदय। तो प्रकार्यवाद के जो संप्रदाय के प्रवर्तकों में से हैं वो हैं जॉन ड्यूबी, एंजल, हार्वेकर, विलियम जेम्स कैटल और थॉर्नडाइक। और अब संरचनावाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं विलियम वुंट टिचनर। संरचनावाद के हैं विलियम वुंट और टिचनर। आगे साहचर्यवाद के हैं मनोवैज्ञानिक एबिंघास महोदय, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और पावलोव महोदय। जो ये थॉर्नडाइक हैं आपके, ये थॉर्नडाइक महोदय साहचर्यवाद के भी हैं और प्रकार्यवाद के भी हैं। आगे व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक हैं जॉन ब्रूट्स, वॉटसन, स्किनर, टॉलमैन, क्लार्क हेल यानी कि CL और मैक्स मेयर। आगे पूर्णकारवाद या गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवाद के वही तीन हैं, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। क्षेत्र सिद्धांत, ये पहले बताया था। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन महोदय। मनोविश्लेषणात्मकवाद या मनोविश्लेषणवाद, ये सिगमंड फ्राइड महोदय का, और सिगमंड फ्राइड एक यहूदी थे। उसके बाद जुंग महोदय और एटलर्ड, ये भी इसी विधा में थे, मनोविश्लेषणात्मक विधा में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो विधा है वो है वैयक्तिक मनोविज्ञान, मतलब इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो जो वैयक्तिक मनोविज्ञान है उसके मनोवैज्ञानिक है अल्फ्रेड एटलर। कौन से हैं? अल्फ्रेड एटलर। इसके बाद जो एनालिटिकल साइकोलॉजी है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, उसके हैं कार्ल जी जुंग महोदय। आगे हॉर्मिक स्कूल प्रेरकी संप्रदायवाद, और इसके हैं विलियम मैकडूगल, जो प्रयोजनवाद के भी हैं। किसके हैं? प्रयोजनवाद के भी हैं। आगे समाज शास्त्रीय संप्रदाय, सोशियोलॉजिकल स्कूल, इसके हैं एरिक फ्रोम, करेन हैरी स्टैक स्लीवन। ये मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय संप्रदाय की। आगे मानवतावादी दृष्टिकोण के हैं मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स मास्लो। संज्ञानात्मक, जिसे कॉग्निटिव अप्रोच भी कहते हैं, और इसके हैं पियाजे महोदय, ब्रूनर, मिलर, सीमैन और नेस। आगे लास्ट है जैविक उपागम, और जो जैविक उपागम है इसे बायोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, और बायोलॉजिकल अप्रोच के हैं डार्विन महोदय, गाल्टन, स्प्रे, मेंडल। अब आगे हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे। जो व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये किसका है? सिगमंड फ्राइड का। किसका है? सिगमंड फ्राइड का। आगे सिर्फ ये एनालिटिकल प्रिंसिपल है जिसे विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, ये युंग महोदय का। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, वैयक्तिक मनोविज्ञान, अल्फ्रेड एडलर। कैरेनी हार्नी का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो है कैरेन हार्नी ने दी। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन महोदय का। व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत विलियम शेल्डन। व्यक्तित्व का आवश्यकता का सिद्धांत, जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो हेनरी मुर्रे महोदय का है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट महोदय, ये इंपॉर्टेंट है। शील गुण सिद्धांत किसका है? अल्पोर्ट महोदय का। इसके आगे आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये किसका है? HJ आइजेंक। कारक विश्लेषण सिद्धांत RB कैटल महोदय। जो कारक सिद्धांत है वो किसका है? RB कैटल का। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत, ये
कोर्ट लेविन महोदय का। आत्म सिद्धांत कार्ल रोजर्स। आगे संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो किसका है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है जॉर्ज कैली महोदय का। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय का। सहचर्य सिद्धांत अलेक्जेंडर बैन का। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर में है। जैसा कि आपको पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर में होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का पढ़ा ही होगा बीएड बीटीसी वगैरह में। तो ये वन लाइनर पढ़ने के बाद जब ये हो जाएगा पूरा, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, फ्रायड महोदय ने कहा। मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वो कितने समय में बन जाता है? 4 या 5 वर्षों में, फ्रायड महोदय का। आगे बालक का सामाजिकरण प्रथम घटक क्या है? जो सामाजिकरण का प्रथम घटक है वो क्या है? परिवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ था ये। क्रोध अथवा आक्रामकता की जो उत्पत्ति है असंतोष या निराशा से ही होती। क्रोध व्यक्ति में कब आता है? जब वो निराशा यानी दुख होता है, संतोष किसी भी चीज को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं, तभी उसके अंदर क्या होगा? क्रोध। आगे बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्रोध प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये देखा होगा आपने, सेम एज के लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, जो गुस्सा होता है उनके अंदर का आता तो इक्वल है, उसमें कोई वो दिक्कत वो नहीं है कि वो इक्वल ना हो, लेकिन जो प्रदर्शन मीन्स शो करने की जो कैपेसिटी वो किसकी ज़्यादा होती है? लड़कियों की ज़्यादा होती है। तो ये बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्रोध प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है। आगे बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण बढ़ जाता है। तो किस अवस्था में क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है? बाल्यावस्था में। संवेग की उत्पत्ति लैटिन शब्द इमोवर से हुई है, जिसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित करना। तो संवेग की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कांपना, चीखना, पसीना आना। ये सब किस संवेग के लक्षण है? ये भय संवेग के लक्षण है। बच्चे में कभी कभी संवेग 2 वर्ष में ही विकसित हो जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें जो संवेग है वो किस अवस्था में विकसित हो जाते हैं? 2 वर्ष, यानी कि शैशवावस्था, जो कितनी होती है? 0 से 6। और उसी अवस्था में जो 2 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनके अंदर जो संवेग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चा 3 से 5 वर्ष की आयु में भय संवेग को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। कोई भी बालक होता है, जब वो 3 से 5 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसके अंदर एक जो भय संवेग होता है, मतलब डर, वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनसे वो डरने लगते हैं, उन्हें डराया जाता है कि बिल्ली आ जाएगी, ये हो जाएगा, तो उनके अंदर भय संवेग आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रोध संवेग की अधिकता किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था में होती है। जो आपका क्रोध एक संवेग है, इसकी अधिकता किशोरावस्था में ही होती है। ये बात बिल्कुल सही है, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, जिसकी एज क्या है? 16 से 20 वर्ष। तो क्रोध संवेग की अधिकता किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट, व्यक्ति का विकास सिर, हृदय तथा हाथों के द्वारा होता है। तो व्यक्ति का विकास कैसे होता है? हेड, हार्ट एंड हैंड। तो व्यक्ति का विकास सिर, हृदय और हाथों के द्वारा होता है। ये किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा था। नेक्स्ट है आपका विनय को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? विनय महोदय। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने किया था? वुंट ने, विलियम वुंट ने। और इन्होंने ही पहली प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान की थी वो इन्हीं की थी, विलियम वुंट की। अगला है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? तो जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है किसने दिया? विनय महोदय ने दिया। उपमान तर्क द्वारा व्याख्या की जाती है x = y = z। तो जो ये तर्क है ये किसके द्वारा दी जाती है कि x = y एंड y = z। ये उपमान तर्क के द्वारा व्याख्या दी जाती है। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? कि अगर आप सफल हो रहे हो
तभी आपको सफलता मिलेगी। मतलब एक बार आप सफल हुए तो उसके बाद आपका जो आत्मविश्वास है इसमें वृद्धि होती है। तो इसीलिए कहा गया है सफलता से ही सफलता मिलती है। ये कथन ये किसका है? प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम किसने दिया था? थांडाइक महोदय ने। सहचर्यवाद का जनक कौन? सहचर्य जो वाद आपका ये था, इसके जनक है जॉन लॉक। नेक्स्ट है आपका, एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। तो जो एक कोई एग्जाम होता है, एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा कराई जाती है। आज के समय में ये बहुत प्रचलन में है। इसी के आधार पे हमारे यहाँ परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। तो जो एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा होती है, किसके द्वारा होती है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण द्वारा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो जो थ्री डायमेंशनल प्रिंसिपल है किसने दिया? गिलफोर्ड महोदय ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यता बताई थी। तो जो गिलफोर्ड महोदय थे इन्होंने 120 मानसिक योग्यता बताई थी। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? जो इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण होते थे उनका विकास किया था अल्फ्रेड बिने ने। कब किया था? 1905 में। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट है आपका, आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक तथा आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण होते हैं, कुछ शाब्दिक होते हैं और कुछ अशाब्दिक होते हैं। तो जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो है आर्मी अल्फा परीक्षण, और जो अशाब्दिक है वो है आर्मी बीटा परीक्षण। लंदन रिवीजन, ये सिरिल बर्ट ने है, इंग्लैंड में। लंदन रिवीजन एक इनकी बुक है, वो किसने लिखी? सिरिल बर्ट, जो इंग्लैंड के। टर्मन ने स्टेफोर्ड बिने पर परीक्षण में बुद्धि लब्धि शब्द, तो जो आपके टर्मन महोदय थे इन्होंने ही बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। अगला है आपका, बुद्धि लब्धि का सूत्र 1916 में टर्मन ने दिया, किंतु बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वो किसने दिया? टर्मन ने। किंतु बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने। वो कब किया? 1912 में। तो जो ये क्वेश्चन है, सूत्र 1916 में टर्मन ने दिया, लेकिन प्रयोग स्टर्न महोदय ने कब किया? 1912 में। और मानसिक लब्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? विलियम स्टर्न महोदय ने दिया था। थांडाइक महोदय जो है इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई? 3। आमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। आमूर्त मतलब किसी चीज को बिना देखे उसके विषय में कल्पना करना, ये आमूर्त बुद्धि। सामाजिक जो समाज में रह के होती है वो सामाजिक। और यांत्रिक जो यंत्रों के माध्यम से हो वो यांत्रिक बुद्धि परीक्षण होता है। यांत्रिक बुद्धि परीक्षण को गामक बुद्धि भी कहते हैं। कैसी? गामक बुद्धि। कार्ल रोजर्स ने अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कार्ल रोजर्स ने। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय नवाचारों का उपयोग। जो प्राथमिक कक्षा के छात्र हैं इनको जो मोटिवेशन होती है उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या? इनोवेटिव एजुकेशन, यानी कि इनोवेशन के माध्यम से आप पढ़ाएंगे तो इनकी जो अभिप्रेरणा की कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। नवाचार मतलब आप नवीन तरीके से पढ़ाइए, वही पुराना तरीका नहीं कि ब्लैक बोर्ड में चाक या वो पहाड़ा वाला कि खड़ा कर दिया वो पढ़ा रहे हैं। ये ना, इनोवेशन के माध्यम से आप पढ़ाएंगे तो जो एजुकेशन है उनकी वो रुचिकर हो जाएगी और वो अच्छे से पढ़ सकेंगे। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क सी हेल महोदय ने। थांडाइक ने जो प्रयोग था किस पे किया था? भूखी बिल्ली व चूहे पे अपना प्रयोग किया था। सीखी हुई या अर्जित अनुक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग सीखी हुई या अर्जित अनुक्रिया, जो हमने सीखा है या जो हमने गुणों के द्वारा अर्जित किया है उसी को करना ही अधिगम यानी लर्निंग कहा जाता है। रॉबर्ट एम गैने, एक गैने महोदय थे, इन्होंने अधिगम कितने प्रकार का बताया है? 8 प्रकार का बताया है। और जो इनकी बुक है बहुत फेमस गैने महोदय की, वो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कौन सी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन है आपका, गैने ने संकेत अधिगम को निम्न स्तर पर तथा समस्या समाधान अधिगम को उच्च स्तर पर रखा है।
तो गेने ने बुद्धि बताई 8 प्रकार की, और इनकी फेमस बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। निम्न संकेत अधिगम मतलब किसी भी चीज को संकेतों के माध्यम से सिखाना, इसको निम्न स्तर पे इन्होंने रखा। और समस्या समाधान मतलब खोज के द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसको उच्च स्तर पर रखा। और अधिगम का जो नियम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? थार्नडाइक महोदय ने। तो थार्नडाइक महोदय ने कितने नियम बताए? सीखने के 3 मुख्य तथा 5 गौण नियम बताए। तो जो मुख्य नियम है आपके, उनको आप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक से पता है। पी मतलब प्रयास या त्रुटि का प्रभाव का नियम, टी मतलब तत्परता, ए मतलब अभ्यास का नियम। तो इनके सीखने के 3 मुख्य नियम है तथा गौड़ कितने हैं? 5 नियम। ये आपको आगे सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे सभी का, थार्नडाइक का, पावलोव, हल, सभी लोगों के बताए जाएंगे। अभी यही बहुत है कि 3 मुख्य नियम है और गौड़ कितने हैं? 5। ये आपके देखो मुख्य नियम 3 जो है वो दिए भी है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये कैसे हो गया? पता है। पी मतलब प्रभाव, टी मतलब तत्परता और ए मतलब अभ्यास का नियम। तो जो थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम है वो आपको पता है। पी मतलब प्रभाव का नियम, टी मतलब तत्परता का नियम, ए मतलब अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका, थार्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत 1913 में दिया था और इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में प्रतिपादित किया। तो थार्नडाइक का है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, वो कब दिया था? 1913 में, अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में प्रतिपादित किया। एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग का संबंध भी किससे है? एसआर मतलब स्टिमुलस रिस्पांस, एस मतलब स्टिमुलस, आर इक्वल टू रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब जब आप किसी उद्दीपन होगा तभी तो उसके लिए रिस्पॉन्स होता है। उद्दीपन मतलब से आप ये अभिप्राय होता है किसी भी चीज, जैसे आप पढ़ते किस लिए हो, एक आपके पास स्टिमुलस है कि हम पढ़ेंगे तो ये होगा मतलब हम सफल हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी, तो ये आपके लिए स्टिमुलस है, इसी के लिए आप रिस्पॉन्स करते। ये थ्योरी लर्निंग की ज्योति किसने दी थी? थार्नडाइक महोदय ने। और प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसका है? आईपी पावलोव। प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत पावलोव महोदय का है। घंटी और लार का सिद्धांत किसने दिया? तो घंटी और लार का सिद्धांत पावलोव महोदय का है। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, जो स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध है वो किससे है? अनुकूलित अनुक्रिया से। जो अस्वाभाविक यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, जो आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस है और उसमें जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती, रिस्पॉन्स होता है, वो किसका? अनुकूलित अनुक्रिया। और ये सिद्धांत किसका है? पावलोव का। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं होना, ये क्या है? प्रानुकूलित कहलाता है। जब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, जब अनकंडीशनल आपकी स्टिमुलस है और उसके प्रति जो कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है उसे क्या कहते हैं? प्रानुकूलित कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की सीरीज। आगे अभी 3 या 4 सीरीज और होंगी, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।